अमेरिका की है, फोर्ड्स मोटर कंपनी है। ये 26 देशों में प्रचार कर चुकी है और विश्व की सबसे बड़ी मोटर निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर ने 1995 में भारत आई थी और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना कर दी। ये क्या, भारत में जीपें और ट्रकों का निर्माण प्रमुख निर्माता महिंद्रा एवं महिंद्रा के सहयोग से स्थापित की गई है। वर्ष 2017 तक फोर्ड्स मोटर के लगभग 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी किया है। भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया है। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्र के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है कि उनके सामान मंगवा सके, उनको भेज सके। ये देखिए एक तस्वीर आप यहाँ देखिए कि भारतीय मजदूर द्वारा निर्मित कारें बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा विदेशों में बिक्री के लिए ला दी जा रही हैं कि दूसरे देशों में भेजनी है, उनके लिए इस कारों को बना के इसके अंदर लगाया जा रहा है। अब हमारे इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों के बारे में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। पहला अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और क्यों? हाँ, पहला क्वेश्चन के बारे में हम जवाब देंगे कि हाँ, हम मानते हैं फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्योंकि ये विश्व के 26 देशों में फैली हुई है और ये भारत में 1995 में आई थी और 1700 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की है। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी कुछ पहचान होती है, एक तो वो कई देशों में फैली होती हैं, दूसरे उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, जो बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं, इसलिए हम इसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विदेशी निवेश क्या है? फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया था? विदेशी निवेश हमने बताया था कि वो निवेश जो पूंजीगत पदार्थों पर विदेशी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। जो विदेशों की कंपनियां आती हैं वो जो निवेश करती हैं, जैसे इसमें बताया कि फोर्ड मोटर ने भारत में कितना निवेश किया है। जैसे हम साइड में देख पा रहे हैं कि फोर्ड मोटर ने भारत में लगभग 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अब हम आगे देखते हैं कि भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके फोर्ड मोटर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल भारत जैसे देश के विशाल बाजार का ही लाभ नहीं उठाती, बल्कि कम उत्पादन लागत का लाभ भी प्राप्त करती हैं। कथन की व्याख्या करें, इन्होंने कहा है कि जो भारत में इन्होंने मोटर लगा, जो कंपनी लगाई है फोर्ड्स मोटर, उन्होंने क्या हुआ कि वो केवल इस बाज़ार में अपनी सस्ती वस्तुएं बनाकर इसका फ़ायदा नहीं उठाती, तो वो क्या करती हैं बल्कि कम कीमत पर वस्तु बनाते हैं, ताकि जो ये देश उत्पादन कर रहा है उसको ये बाहर निकाल सके मार्केट से। उनका जो निर्माण है वो निर्माण इनसे बाहर निकल सके और उनका ज़्यादा मात्रा में ये अपनी वस्तुओं को बेच सकें। मतलब इनका काम ये नहीं है कि दूसरे देश में जाती हैं और दूसरे देश में जाकर अपना माल तैयार करती हैं और बेच देती हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो देश में निर्माण हो रहा है वस्तुओं का या जो चीज़ों का वहाँ निर्माण हो रहा है, उस निर्माण से कम कीमत पर अपना निर्माण तैयार करना, ताकि उसके माल को भी उस मार्केट से बाहर निकाल दिया जाए, उस देश की कंपनी का जो सामान है उसको भी बाहर निकाल दिया जाए। अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं कि आपके विचार से कंपनी अपने वैश्विक कारोबार के लिए कारों के पुर्जे का निर्माण केंद्र के रूप में भारत का विकास क्यों करना चाहती है? निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। कारण बताया कि भारत में श्रम है और साधन है, उनकी लागत कम है। पहले हमारे भारत में श्रमिक हैं। हमारा देश लगभग आज 135 करोड़ का जनसंख्या वाला देश है, जहाँ पर श्रमिक कुशल भी हैं और अकुशल भी हैं। ये इनको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और हमारे यहाँ किसी भी कंपनी को लगाने के लिए फैदर इन्वायरमेंट मिल ही जाता है। तो इसलिए ये भारत के अंदर पहला कारण है कि भारत के अंदर इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि इनको एक तो सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, दूसरे इनको वो साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं जो एक फर्म या कंपनी के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे भूमि है, पूंजी है, उद्यमी हैं, और इसके लिए हमारे यातायात के संसाधन हैं, बाज़ार है बेचने के लिए। क्योंकि नॉर्मल अगर हम बात करें कि 135 करोड़ की जनसंख्या का एक देश है, जिसमें से अगर 100 करोड़ लोग भी अगर इनका उत्पादन खरीदते हैं, अगर उसकी वैल्यू 10 रुपये है और 100 करोड़ लोग उसको खरीद लेते हैं, तो देखना 1000 करोड़ रुपए का एकदम से इनको प्रॉफिट हो जाता है या उनका माल बिक जाता है।
तो इससे बड़े मार्केट और कौन सा देश होगी किसी भी कंपनी को लगाने के लिए। पहला कारण है था। दूसरा है कई स्थानीय विनिर्माताओं की उपस्थिति जो फोर्ड मोटर्स के कुल पुर्जों की आपूर्ति करते हैं। हाँ, ये क्या करती है कि खुद सारा उत्पादन तैयार नहीं करती। ये क्या करती है कि जो हमारे भारत में छोटे छोटे का उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्योगों द्वारा उद्योग लगाए गए हैं, उनका निर्माण करते हैं। और उसके निर्माण से क्या करते हैं कि उनसे सामान बनवा लेते हैं और उनके द्वारा बनाया गया सामान पर अपनी मोहर लगा देते हैं और अपनी मोहर लगाने के बाद इसको मार्केट के अंदर बेच देते हैं। फिर वो उस मोहर के हिसाब से उसी का सामान बन के बिकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से है कि अधिक संख्या में भारत और चीन के ग्राहकों के निकटता कि आप जैसे देखते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया था कि आज इंडिया की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर चीन की जनसंख्या की बात करें तो वो लगभग 150 करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश सबसे बड़ी मार्केट हैं और इन्हीं के अंदर इनकी वस्तुओं का आदान प्रदान होना कि मार्केट दोनों के अंदर लगी हुई हैं, इनकी मार्केट भी है और दूसरे देशों में जो जैसे हम भारत और चीन की आपस में तुलना कर रहे हैं तो दोनों के ग्राहक भी ज़्यादा हैं, इसलिए इन दोनों का निकटता का प्रतिस्थापन यहाँ पर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन किस प्रकार परस्पर संबंधित होगा। इन्होंने कहा है कि जो हम भारत के द्वारा जो फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों का निर्माण किया जा रहा है कि वो उत्पादन और जो हम विदेशों द्वारा उत्पादन तैयार हो गया आता है तो वो उत्पादन किस प्रकार आपस में परस्पर जुड़ा हुआ है, किस प्रकार आपस में लगा। फोर्ड मोटर्स द्वारा जीप में और ट्रैक्टर के प्रमुख निर्माण महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से अपना संयंत्र स्थापित किया गया था, जो भारत की एक प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी अब बन चुकी है। यानी अब बहुत बड़ी कंपनी अब ये बन चुकी है। कंपनी विभिन्न छोटे उत्पादकों को अपने उत्पादन के लिए ऑर्डर देती है और इस प्रकार वो भारतीय वाहन निर्माता कंपनियों से इसकी निकट प्रतिस्पर्धा पाई जाती है कि वो छोटी कंपनियों को इसका उत्पादन करने के लिए काम दे देती है। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अन्य कंपनियां से किस प्रकार अलग है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था। एक, ये कई देशों में फैली होंगी, जैसे हमने पहला कारगिल फूड्स के बारे में पढ़ा था कि 26 देशों में फैली हुई है। दूसरा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे हमने देखा जब ये इंडिया में आई थी 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया था और फिर यहाँ पर इन्होंने एक कंपनी लगाई थी। तीसरा है कि इन कंपनियों में प्रायः उत्पादन का अधिक विस्तार होता है। जब बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है ना तो उनकी लागत भी कम आना शुरू हो जाती है और लागत कम आएगी तो लाभ बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। अगला जैसे पॉइंट इसमें है कि उत्पादन लागत अगर कम होगी तो लाभ प्रायः अधिक ही मिलेंगे। ये हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदाहरण थे। अब बताते हैं कि अन्य कंपनियां किस प्रकार अलग है। देखो, अन्य कंपनियां होगी जो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर नहीं हैं तो वो एक ही देश में रहेगी, जिस स्टेट की है, जिस राज्य की है, जिस देश की है तो उसी में स्थापित होगी। दूसरा, बाहर तक उसका कोई संबंध नहीं होगा। तीसरा, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी की तुलना में कम निवेश करेगी, कम पूंजी लगाई जाएगी इसमें। और चौथा की बात अगर हम करें, ये कंपनियां स्थानीय तौर पर होती हैं तो इनका सामना किसी विकल्प के रूप में नहीं होता कि इनको किसी का प्रतिस्पर्धा करनी है या इनको किसी से लड़ाई करनी है। मतलब जैसे कि लड़ाई का मतलब यहाँ पर प्रतिस्पर्धा उत्पादन के साथ कि उन्होंने कंपटीशन में इनको हराना है, इस प्रकार का इनको सामने कोई उद्देश्य नहीं आता। और इनमें ऐसा भी नहीं होता कि अगर लाभ इनमें कम होगा या इसमें लागत कम आएगी तो लाभ अधिक मिलेगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने बताया है कि लगभग बहुत सारी जो कंपनियां हैं ना, या तो अमेरिका से हैं या जापान से हैं या यूरोप की हैं। जैसे कि नोकिया की बात करें, कोका कोला की बात करें, पेप्सी की बात करें, होंडा की बात करें, नाइकी की बात करें, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा होने का एक रीज़न है कि जो ये सारे के सारे देश हैं ये विकसित देश हैं और विकसित देश के पास ही अधिक मात्रा में पूंजी लगाने को होती है और वो जब ज़्यादा मात्रा में पूंजी लगाते हैं तभी वो अलग अलग देशों में अपनी कंपनियां लगा सकते हैं। इन्हीं कारणों से अमेरिका और जापान जैसी कंपनियां ही यहाँ आके या यूरोप की कंपनियां यहाँ आके लगाती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनकी होती हैं।
विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। विदेशी व्यापार क्या होता है? विदेशी व्यापार से अभिप्राय होता है जब व्यापार हम एक देश का दूसरे देश के अंदर करते हैं तो होता है वो घरेलू व्यापार, कि उसके अंदर हमारे देश के एक इलाके से दूसरे इलाके के अंदर चीज़ों को भेजा जाता है या वहाँ से खरीदा और मंगवाया जाता है। दूसरी तरफ होता है जब एक देश दूसरे देशों को बाहर जब सामान को भेजते हैं या बाहर से सामान को मंगवाते हैं, उसको कहते हैं विदेशी व्यापार। और बाज़ारों का एकीकरण का क्या अभिप्राय है? बाज़ारों का एकीकरण से अभिप्राय है कि जो अलग अलग मार्केट हैं, हर एक मार्केट में अलग अलग वस्तुएं होती हैं। हम बात यहाँ अगर बड़े स्तर पर करें तो बड़े स्तर पर अगर बात करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे हमारा चाइना का सामान है और चाइना का सामान भी हमें भारत की मार्केट के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे ही अगर बात करें अमेरिका का सामान है, अमेरिका का सामान भी हमें भारत की मार्केट के अंदर ही उपलब्ध हो जाता है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि जितनी भी मार्केट होती हैं, जितने भी बाज़ार होते हैं, उन सभी बाज़ारों का एकीकरण करना कि सारे एक हो जाते हैं। उसी एक मार्केट से सभी मार्केटों का सामान मिलना आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसे कहते हैं बाज़ारों का एकीकरण। चलिए इसको एक बार ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य साधन रहा है। पहले के इतिहास में भारत और दक्षिण एशिया को पूर्वी और पश्चिम के बाज़ारों को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग और उन मार्गों में होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको ये याद भी होगा, शायद आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, और अगर बाद में पढ़ा भी होगा तो अच्छी बात है। और आप जैसे बताता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भारत में आई थी, वो केवल व्यापार करने के चक्कर से ही भारत में आई थी और उन्होंने यहाँ पर आके कुछ बुनियादी कार्य किए थे। अगर हम नॉर्मल आपको सिंपल भाषा में इसके बारे में बताएं कि जो पहले हमारा व्यापार होता था समुद्र के मार्ग से होता था, लेकिन आजकल हमारा व्यापार समुद्र के मार्ग से नहीं धरातल पर होता है। धरातल के अलावा हमारा एयरपोर्ट से या हमारे जहाज़ों के माध्यम से होता है। अब हमारी ये चीज़ें बढ़ गई हैं और हमारे पास चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जो विदेशी मार्केट की भी हमारे पास उपलब्ध होती हैं। ये देखिए, जैसे आपको बताया था भारत में चीन के खिलौने की जो चाइनीज़ सामान है वो हमारे मार्केट के अंदर भी दूसरे देशों का सामान आसानी से मिल जाता है। जैसे बताते हैं कि हम भारत के बाज़ार पर चीनी खिलौने के प्रभाव के उदाहरण पर के द्वारा विदेशी व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं कि जैसे विदेशों का सामान हमारे यहाँ आ जाता है और ये विदेशों के सामान यहाँ पर हमारे दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ यही बात बताई गई है कि एक उदाहरण के तौर पे ये था कि जब चाइना ने देखा कि भारत के अंदर जो खिलौने हैं वो बहुत महंगे बेचे जा रहे हैं, तो चाइना ने क्या किया कि अपने सस्ते खिलौने इस मार्केट के अंदर उतार दिए, दे दिए, और लोग उसके सस्ते खिलौने खरीदना शुरू हो गए। और आज हमारी भारत की दुकानों में 70 से 80% खिलौने चाइना के ही हैं, क्योंकि वो सस्ते बनाता है। उनका खिलौना सस्ता होने की वजह है, 2 वजह है। पहला कि उनके पास जो श्रमिक हैं सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लोग काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, कम पैसे में भी काम कर लेते हैं। दूसरा, उनके पास एक कौशलता और स्किल है जो उनको शुरू से सिखाई जाती है। इसी कारण से उनकी चीज़ें सस्ती होती हैं। ये हमारा इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये आप कुछ कपड़ों के डिज़ाइन देख सकते हैं। सिले सिलाई वस्त्रों के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी सफलता करते हुए दिखाए गए हैं। कि ये जो ये कपड़े लगा देते हैं, जैसे आप सेल देखते हैं ना कि सेल लगी हुई है, तो सेल में क्या होता है कि छोटी बनाने वाली तो वही कंपनियां होती हैं, वही व्यक्ति उनको तैयार करते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर मोहर लग जाती है तो वो कंपनी का माल हो जाता है। अगर इसको मोहर ना लगे तो सामान उसी कंपनी द्वारा या उसी फर्म के द्वारा तैयार किया गया माल होता है ये। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमने बात पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि सामान्य व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन होता है। बिल्कुल, अगर आप व्यापार खुलता है दूसरे देशों तो व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने से एक देश दूसरे देश के सामने अपनी वस्तुएं बेच सकता है, अपनी वस्तुएं मंगवा सकता है। बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं कि आप मनपसंद की कोई चीज़ें खरीद सकते हैं। 2 बाज़ारों में से एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है, तो अब दोनों देशों में उत्पादन
एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होकर भी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं कि यहाँ से दूर दूर बैठे हुए, जैसे अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति भारत में बैठे हुए व्यक्ति आपस में कंपेयर करके सामान को ले सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण करने में सहायक होता है। थैंक यू।